सियासत में चिट्ठी बम से भूचाल मचाने वाले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वाजे पर 100 करोड़ रुपए वसूली का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने परमवीर को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। परमवीर की इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। अपनी याचिका में परमवीर ने देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच करने के साथ साथ अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग को भी रद्द करने की मांग की है। इस बीच अनिल देशमुख की मांग पर सरकार ने देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। हाईकोर्ट के पूर्व जज कैलाश चांदीवाल मामले की जांच करेंगे। एंटीलिया साजिश में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए तेजी से इस मामले में जांच कर रही है। इस कड़ी में एनआईए ने वाजे की एक और लग्जरी कार का पता लगा लिया है। नवी मुंबई के कमोठे इलाके में सचिन वाजे की कार मिली है। खास बात है कि इसके मालिक के तौर पर सचिन वाजे का नाम ही दर्ज है। इस कार को सोसाइटी के बाहर पार्क किया गया था, जो पिछले 1.5 महीने से वहां खड़ी थी। अब तक वाजे के पास से 7 कार बरामद हो चुकी हैं, जिसमें एंटीलिया केस की पूरी साजिश रची गई थी। सबसे पहले स्कॉर्पियो मिली, फिर इनोवा, फिर 2 मर्सिडीज सामने आई, एक लैंड क्रूजर प्राडो, एक काली वॉल्वो कार और मित्सुबिशी की एक लग्जरी कार एनआईए ने तलाश कर ली है। महाराष्ट्र एटीएस ने 22 मार्च को दमन से वोल्वो कार D50 नंबर MH05DH6789 जब्त की थी, जिसे आज एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया। एंटीलिया साजिश से लेकर मनसुख के मर्डर तक 2 किरदार हैं, विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारे। शिंदे महाराष्ट्र पुलिस से निलंबित कर्मचारी है और नरेश धारे सटोरिया। दोनों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 30 मार्च तक रिमांड पर भेजा था। एटीएस ने आरोपियों को एनआईए को सौंप दिए थे। मंगलवार को जब दोबारा दोनों आरोपियों की अदालत में पेशी हुई तो एनआईए ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की, जिस पर अदालत ने आरोपियों को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। अदालत में एनआईए ने अब तक की जांच में मिले सबूतों का जिक्र किया और कहा कि वाजे, विनायक शिंदे और बुकी नरेश धारे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 30 सीटों पर मतदान होना है। मंगलवार को दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। चुनाव प्रचार से तो लग रहा है जो नंदीग्राम का रण जीतेगा वही बंगाल पर कब्जा करेगा। ये वो सीट है जहां ममता बनर्जी की प्रतिष्ठा, साख, सम्मान और कुर्सी भी दांव पर है। तो ममता की पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के लिए करो या मरो जैसा हाल है। ममता खुद को बंगाल की बेटी कहती हैं, तो शुभेंदु खुद को नंदीग्राम का बेटा कहते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने ताबड़तोड़ नंदीग्राम में रोड शो किए। नंदीग्राम की सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ी। उधर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए कसम तक खा ली है और हराने पर राजनीति छोड़ने की बात तक कही है। नंदीग्राम के संग्राम के लिए अमित शाह ने प्रचार के आखिरी दिन पूरा जोर लगाया। अमित शाह ने ताबड़तोड़ रोड शो किए और एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा ठोका। नंदीग्राम के मैदान से शाह ने ममता पर जमकर निशाना साधा। महिला सुरक्षा से लेकर मां माटी और मौनुष के नारे पर घेरा। शाह ने शुभेंदु को ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। नंदीग्राम के बाद शाह ने मेदिनीपुर के डेबरा में मेगा रोड शो किया, फिर पंचकुला में रोड शो किया। जो तस्वीरें नंदीग्राम और डेबरा में दिखी, वैसी ही तस्वीरें पंचकुला में दिखी। शाह के रोड शो में जनता की सुनामी आ गई। शाह का आखिरी पड़ाव डायमंड हार्बर था। शाह के आने से बीजेपी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा जारी है। आए दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर आम हो गई है। अब बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमला किया गया है। हमलावरों ने अशोक डिंडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की। इस हमले के दौरान डिंडा के कंधे में भी चोट लगी है। दूसरे चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले हुए इस हमले के लिए डिंडा ने टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके कार्यकर्ताओं के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल काफी पहले ही उठ रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर ने दावा किया कि 50 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले उनकी गाड़ी को घेरा और फिर पथराव शुरू कर दिया।
मोइना विधानसभा सीट से क्रिकेट की दुनिया से संबंध रखने वाले दो दिग्गज खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश कर रहे हैं। यहाँ से बीजेपी ने 30 गेंदबाज रहे अशोक डिंडा को उम्मीदवार बनाया है, तो टीएमसी ने बल्लेबाज मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं। होला मोहल्ला जुलूस के दौरान लाठी पत्थरों से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। अब पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। 390 आरोपियों की तलाश की जा रही है। दरअसल कोरोना को देखते हुए पुलिस की टीम होला मोहल्ला जुलूस रोकने गई थी। बिना परमिशन जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वहां मौजूद भीड़ अचानक गुरुद्वारे से बाहर निकली और बैरिकेड तोड़ते हुए हमला बोल दिया। एसपी और डीएसपी की गाड़ी पर हमला किया गया। इस हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र का नांदेड़ साहिब सिखों के लिए बड़ा धार्मिक केंद्र है। यहीं पर सिखों के आखिरी गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल के आखिरी 14 महीने बिताए थे। जयपुर की जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 सदस्यों को आतंकी करार दिया है। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने अरेस्ट किया था। राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला 7 साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में एटीएस और एसओजी की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर और कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हैं। इस मामले में पिछले 7 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले एक्टर एजाज खान एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार मामला ड्रग्स से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने अभिनेता एजाज खान को ड्रग्स केस में हिरासत में लिया है। दरअसल ड्रग्स केस में ड्रग पैडलर शादाब बटाटा गिरफ्तारी के बाद एजाज खान का नाम सामने आया था, जिसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई की है। एजाज राजस्थान में थे और जैसे ही वो मुंबई लौटे, एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एजाज खान पर बटाटा गैंग का हिस्सा होने का आरोप है। एनसीबी की टीम ने एजाज के अंधेरी और लोखंडवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी की। आपको बता दें कि एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को 3 दिन पहले गिरफ्तार किया था और करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद की थी। शादाब बटाटा पर मुंबई की बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सरकारी इमारत की हैं, जहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। अनंतनाग से कई और जगह तिरंगा फहराने की तस्वीरें भी सामने आई। सोनमर्ग के पुलिस स्टेशन पर भी तिरंगा फहराया गया। गौरतलब है कि तिरंगा फहराने की प्रक्रिया दक्षिण, उत्तर और मध्य कश्मीर में शुरू हो गई है। इससे पहले मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी दफ्तरों और भवनों में झंडा फहराने का आदेश दिया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेट जैसे कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें सभी सरकारी दफ्तरों और भवनों में तिरंगा फहराने का आदेश दिया गया था। देश में कोरोना का कहर जारी है। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 271 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच हर राज्य में सख्ती बरती जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने आदेश दिया है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से आने वाले लोगों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। साथ ही सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करने का आदेश दिया है। हालांकि राज्य के अंदर और राज्य से उत्तराखंड आने के मूवमेंट और खाद्य सामग्री में किसी भी तरीके की रोक नहीं होगी। उत्तराखंड में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। ऋषिकेश के एक होटल में तो जैसे कोरोना बम फूट गया। यहाँ काम करने वाले 83 लोगों समेत करीब 97 लोगों के अब तक कोरोना पॉजिटिव आने की खबर है। होटल को कुछ दिन के लिए सील कर दिया गया है। 83 के केस
ताज होटल में जो वहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी है, वो पॉजिटिव पाए गए हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। होटल से मिलने वाले कोरोना पॉजिटिव लोगों को ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। इस बीच उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा है। कुंभ आने वाले श्रद्धालु भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। राज्य में कोरोना की संक्रमण दर 3.83% पर पहुंच चुकी है। राजधानी देहरादून में 2 कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। चालाक चीन की सारी हैकड़ी धरी की धरी रह गई। भारतीय शूरवीरों के आगे ड्रैगन की सेना बेबस नजर आए। भारत की पवित्र धरती पर चीन की नजरें थी, लेकिन 1 इंच जमीन को भी ड्रैगन अपने कब्जे में नहीं कर सका। भारत चीन विवाद पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन के 7 महीनों से जारी गतिरोध के दौरान भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं गंवाई। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी के बाद सैनिकों की वापसी शुरू हुई। पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे और कैलाश रेंज पर योजना के मुताबिक ही शुरू हुआ। जवान अपने नजदीकी स्थायी ठिकाने पर चले गए हैं। उधर चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान पर जनरल MM नरवणे ने सीजफायर तोड़ने और आतंकवाद को लेकर निशाना साधा। पाकिस्तान नेशनल डे के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के PM इमरान खान को खत लिखकर शुभकामनाएं दी, जिनका जवाब अब इमरान ने दिया है। एक खत लिखकर इमरान ने भारत समेत सभी देशों के साथ शांति की बात की और साथ ही कश्मीर का मुद्दा उठाया। इसके अलावा इमरान ने कोरोना से जंग के लिए भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी। इमरान खान ने PM को धन्यवाद दिया और चिट्ठी में लिखा कि पाकिस्तान के लोग भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग चाहते हैं। इमरान खान ने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत और पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर मुद्दा। सकारात्मक और समाधान लायक बातचीत के लिए अनुकूल माहौल का बनना जरूरी है। इससे पहले इमरान को कोविड होने पर PM मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने देश के कपड़ा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार से कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने भारत से कपास और सूती धागे के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए कैबिनेट की आर्थिक समन्वय समिति से अनुमति मांगी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से भारत से आयात पर बैन हटाने से पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर को राहत मिलेगी। इससे उन्हें सस्ता कच्चा माल मिल पाएगा। अभी पाकिस्तान में भारत को छोड़कर सभी देशों से कपास और यार्न इंपोर्ट की इजाजत मिली हुई है। कपास और यार्न की कमी के कारण पाकिस्तान में कारोबारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और उज्बेकिस्तान से कपास का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। दरअसल पाकिस्तान के कारोबारियों को भारत से कपास का आयात बहुत सस्ता पड़ता है। साथ ही यह 3 से 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान पहुंच जाता है। ये तस्वीरें यूपी के झांसी की हैं। देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को कुछ दबंग लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। सड़क पर गिरे व्यक्ति को लात घूंसों से मारा जा रहा है। इसको इतना पीटा जाता है कि ये बेहोश हो जाता है। अब पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस जांच में लगी है कि आरोपी कौन है, क्यों मारपीट हुई, आखिर क्या बात हुई कि एक व्यक्ति को इतनी बेरहमी से पीटा गया। अनिल नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि महेंद्र परिहार और उसके साथियों ने उनके साथ मारपीट की थी। तत्काल उनका मेडिकल करा दिया गया था। आज उनकी तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की कार्रवाई। ये वीडियो होलिका दहन के समय का बताया जा रहा है।